चलिए, भारत के भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं भारत की मृदा, यानी कि मिट्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सॉइल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो मृदा एक ऐसा महत्वपूर्ण, जो हम संसाधन बोले, महत्वपूर्ण संसाधन है जिस पर पूरा वनस्पति जगत आधारित है और वनस्पति जगत पर ही समस्त मानवीय जगत यहाँ पे आश्रित है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर रहते हैं उसका विकास हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, ये हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो मिट्टी है, अपक्षय और क्रमण के विभिन्न कारक जो जनक है सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण यहाँ पर करते हैं। मृदा में हम देख सकते हैं सेल होते हैं, ठीक है, सेल होते हैं, मलबा होता है और जैव सामग्री यहाँ सम्मिलित होती है। पृथ्वी की सतह पर विकसित ये होते हैं। इसके अलावा कारक जो होते हैं इसको प्रभावित करने वाले, मतलब मृदा को प्रभावित करने वाले कारक में अगर देखें तो उच्चावच, जनक सामग्री है, जलवायु, वनस्पति तथा जीव रूप और जो समय है वो सभी यहाँ देखने को मिलता है। साथ में अगर बात करें तो हम देख सकते हैं मानवीय जो क्रियाएं है वो भी यहाँ पर्याप्त सीमा तक इसको प्रभावित करती हैं। मृदा के घटक अगर बात करें तो घटक हमको देखने को मिलते हैं, खनिज कण देखने को मिलती है, ह्यूमस, जल तथा बल वायु यहाँ पे देखने को मिलती है। और वास्तविक मात्रा में जो मृदा है उसका प्रकार जो है इसके ऊपर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर देखें तो मृदा के प्रकार पर ये घटक निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे मृदा के बारे में कंप्लीट रूप से ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद हम जो है इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहली बात तो हम करते हैं यहाँ पे, देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे मृदा के वर्गीकरण की। तो मृदा का वर्गीकरण जो है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ICAR, ठीक है, तो इसके द्वारा जो है यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो है उसने भारत की जो मृदा है उस पर बहुत से अध्ययन किए। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनकी जो गुण हैं उनके आधार पर वर्गीकृत किया है। तो यही कारण है, यही वर्गीकरण जो हम देखें तो यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, उसके कृषि विभाग के जो मृदा वर्गीकरण पद्धति है उस पर आधारित है, जिसके अंतर्गत एसेप्टी सोल्स 39% देखने को मिलता है, एंटी सोल्ट 28%, एल्फी सोल्स आपको 13% देखने को मिलता है, वर्टी सोल्स 8%, एरिडी सोल्स आपको देखने को मिलता है 4%, अल्टी सोल्स 2%, माली सोल्स आपको 1% देखने को मिलता है और अन्य आपको लगभग 3% देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ हम देखें तो उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की जो मिट्टी उनको विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, जिनके अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जलोढ़ मृदा हमको देखने मिलेगी, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीटमय और वन मृदा, ये सभी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो पहली चीज़ हम बात करेंगे जरूर, पहले तो हम देख लेते हैं। देखिए जलोढ़ मृदा की अगर बात करें, जलोढ़ मृदा आपको जो मैदानी भाग है जहाँ पर नदियों द्वारा बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं, जैसे कि अगर ये वाला भाग का बात करें, देखिए ये जो भाग है ये कंप्लीट रूप से आपको जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर भी देखें थोड़ा बहुत भाग और यहाँ पे भी देख सकते हैं हम जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, जहाँ पे नदियों वाला भाग बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद काली मिट्टी की अगर बात करें तो काली मिट्टी आपको कहाँ देखने मिलेगी? काली मिट्टी ये देखिए, ये बीच वाला जो बेल्ट है जहाँ पर कपास की खेती सर्वाधिक होती है, काली मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखिए काली मिट्टी वाला क्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा लाल मृदा की अगर बात करें तो लाल मृदा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? लाल मृदा ये देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो भाग है ये कंप्लीट रूप से लाल मृदा का देखने को मिलेगा। इसके बाद लेटराइट मिट्टी की अगर बात करें तो लेटराइट मिट्टी आपको कहाँ देखने मिलेगी? देखिए ये वाला भाग लेटराइट मिट्टी का देखने को मिलेगा। उसके बाद ये देखिए ये पश्चिमी घाट में और थोड़ा सा पूर्वी घाट में आपको देखने को मिलेगा। शुष्क व मरुस्थलीय मृदा आपको राजस्थान वाले एरिया में देखने मिलेगी, देखिए राजस्थान वाले भाग में। उसके बाद वन और पर्वतीय मृदा की अगर बात करें तो हिमालय वाले क्षेत्र जो है कंप्लीट रूप से वन और पर्वतीय मृदा के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा पीटमय तथा जैव मृदा की अगर बात करें तो ये कहाँ देखने मिलती है? पीटमय और जैव मृदा आपको देखिए यहाँ पे जो है कुछ भाग जो बीच में आप देख सकते हैं, ये वाला भाग राजस्थान के क्षेत्र में, थोड़ा सा गुजरात वाला क्षेत्र, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। लवणीय मृदा आपको देखिए किनारे में पूर्वी भाग में देखिए लवणीय मृदा, और ये देखिए जो पश्चिम बंगाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये कंप्लीट रूप से हमने जो है सभी मृदा कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है भारत के, ये देखे हैं। और बाकी जो विस्तार से जो सारी चीज़ है वो हम यहाँ पे देखेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे विस्तार में। ठीक है, तो ये हमने मेंस के अंतर्गत सारी चीज़ें कवर करा चुके हैं, तो उसको आप पढ़ सकते जाकर, और इसमें हम जो है बेसिक रूप से इसके क्वेश्चंस को यहाँ पे हल करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या क्या है सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। इसके अलावा हम पहले देख लेते हैं मृदा का अवकर्षण क्या होता है। ठीक है, तो मृदा का अवकर्षण क्या होता है? मोटे तौर पर अगर देखें तो मृदा उर्वरता का ह्रास होना मृदा अवकर्षण कहलाता है।
इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। इसके अलावा भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है और मृदा अवकर्षण की जो दर है भू आकृति, पवन की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। इसके अलावा मृदा अपरदन की अगर बात करें तो मृदा के जो आवरण है उसका जो विनाश है उसका हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक जो प्रक्रिया है तथा मृदा निर्माणकारी जो प्रक्रिया है साथ साथ घटित हो रही है। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल के सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जोड़ने की होती है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह जो है संतुलन बिगड़ जाता है और जिससे मृदा अपरदन की गति जो है दर बढ़ जाती है। मृदा संरक्षण की अगर बात करें तो मृदा संरक्षण क्या होता है, जितने भी हमने जो मृदा अवकर्षण और मृदा अपरदन देखें इन सभी को रोकने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसको मृदा संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली जो भूमि है उसका उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर जो है सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेना चाहिए। समुच्च रेखाओं के अनुसार मेड़बंदी, समुच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए। नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा सस्यावर्तन आदि उपचार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अवनलिका अपरदन को रोकने के लिए उनके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। साथ ही शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य जो भूमि है उस पर बालू के टीलों का प्रसार को वृक्ष की जो रक्षक मेखला बनाकर तथा वन कृषि करके रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। सारे प्रयास हमको मृदा संरक्षण के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो कुछ बेसिक ओवरव्यू हमने देखे मिट्टी से संबंधित। अब हम बात करते हैं इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत विगत वर्षों के प्रश्न जो कि ISPCS में पूछे गए हैं और कुछ मॉडल क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें इस श्रेणी में, तो रेगुर किसका नाम है? रेगुर एक मिट्टी का नाम है। मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी यानी कि C नंबर का राइट आंसर। तो देखिए काली मिट्टी का जो क्षेत्र है आपको देखने मिलेगा बीज वाला क्षेत्र है। देखिए कंप्लीट रूप से हमने अभी देखे थे। तो रेगुर या रेगुड़ मिट्टी या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चैनोजेम आदि अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से महाराष्ट्र और साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य जो राज्य आदि राज्यों के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देखने को मिलता है। कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इसके अलावा इस मृदा की को जो है सिंचाई मतलब की आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी रोक कर रखती है। मतलब कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, नमी रोक कर रखती है और जब सूख जाती है तो ये जो होते हैं इसको कम जुताई की आवश्यकता होती है। मतलब एक प्रकार से तड़ा ना जाती है, फट जाती है। तो ये जो मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी, ठीक है। इसके अलावा भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही उत्तर को चुनना हमको। तो देखिए ये साधारणतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही है। ये नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, ये गलत है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये भी गलत है, ठीक है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये सही है। तो 1 और 4 सही है। तो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये जो लेटेराइट मिट्टी है उसका रंग लोहे ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लोहा और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती है जबकि नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की यहाँ कमी होती है। इस मृदा का जो सर्वाधिक विकास है केरल में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र, मेघालय में पाई जाती है। ये प्राय कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनकी जो उत्पादकता है वो बढ़ाई जा सकती है। जैसे कपास, चावल, रागी, गन्ना ये सभी फसलें यहाँ पे की जाती है। निम्नलिखित कथनों में कौन जो है लेटराइट मिट्टियों के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ है, बिल्कुल सही है। ये आंसर नहीं होगा। बे बहुत ही अपक्षालित मिट्टी है, ये भी सही है। उनकी उर्वरता कम होती है, ये भी सही है। तो लेटराइट मिट्टी के बारे में तीनों सही है परंतु उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो है लेटराइट मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की यहाँ कमी पाई जाती है जबकि चूना वहाँ पे बोला गया है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यद्यपि लेटराइट मिट्टी को अपेक्षालित वर्ग में रखा जाता है किंतु इस मिट्टी में अपेक्षालित अपेक्षाकृत कम होता है। भारत में सबसे बड़ा जो मिट्टी वर्ग है वो कौन सा है? सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग आपको देखने मिलेगा कछारी मिट्टी, ठीक है। राइट आंसर आपका डी होगा। इसके अलावा गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो ये कहलाती है पुरानी कछारी मिट्टी। कछारी मतलब जरोड़ मिट्टी इसको बोला जाता है। तो ये जो होती है बांगर कहलाती है और नई वाली को क्या बोला जाता है? खादर, ठीक है। भावर तो जहाँ नदियाँ छुप जाती है उसको बोला जाता है
पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में किसकी मात्रा अधिक होती है? पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें होती है कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, ये सभी क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सी फसल मृदा को जो है नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा जो है इसमें देखिए मटर इसका राइट आंसर होगा, जो कि नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यहाँ पे भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल यहाँ पे उगाई जाती है। और यहाँ देखिए उड़द की फसल जो कभी कभी इसकी जो है इसका हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं लाल कहीं मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या होता है? तो जो लाल मिट्टी है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, ये इसका प्रमुख कारण होता है। सामान्यतः उगाने के लिए उर्वर जो है भूमि का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ देखिए 6 से 7 यहाँ पे देखने को मिलता है सामान्यतः जो भूमि का मतलब पीएच मान है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सबसे देखिए चूना का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर डी होगा। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या होता है? तो ये होता है जिप्सम, बी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। लवणीय मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ पे है? ये है आपको देखने मिलेगा गुजरात के अंतर्गत, तटीय जो राज्य है उसमें। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो यह है पश्चिमी हिमालय में सबसे अधिक गंभीर समस्या देखने को मिलेगी मृदा अपरदन की। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन जो प्रक्रिया है उसके सही क्रम को पहचानिए। तो मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया है उसके सही क्रम में अगर देखें तो पहला देखते हैं तो आसफाल अपरदन, फिर परत अपरदन, फिर रेल अपरदन, फिर अवनलिका अपरदन। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जबकि बी, सी और डी ये गलत होंगे। ए नंबर का राइट आंसर होगा। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित जो प्रचलित पद्धति है उस पर विचार करना है। तो यहाँ देखिए जो भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है? तो यहाँ देखना है सस्यावर्तन यानी फसलों का हेरफेर, बिल्कुल सही है। बालू की जो बाढ़ है ये गलत है। बेदी का निर्माण यानी टेरेसिंग, ये भी सही है। वायुरोध, ये भी सही है। तो दूसरा छोड़कर 1, 3, 4, 1, 3, 4 कहाँ पे देखने मिलेंगे? सी, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किसमें या किससे संबंधित है? मृदा अपक्षय समस्या हमको देखने को मिलती है, देखिए वेदिका कृषि, ये गलत है। वन उन्मूलन, ये सही है, ये सही है, 2 नंबर का राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये भी गलत। तो ओनली 2 यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? वृक्षारोपण के द्वारा। वृक्षारोपण के द्वारा इसको रोका जा सकता है, ना कि अतिचराई, वनस्पति उन्मूलन और पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो सी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ देखिए उच्चावच प्रभावित करता है, वनस्पति, जलवायु, समय, ये चारों चीज़ यहाँ प्रभावित करती है, यानी कि सभी आंसर सही है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है। निम्न में से कौन से मृदा के घटक है? तो मृदा के घटक की अगर बात करें तो कौन कौन से, जैसे कि हमने देखे थे खनिज भी यहाँ पे है। ठीक है, खनिज भी है, ह्यूमस भी है, जल भी है और वायु भी है। सभी ऑप्शन सही, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। मृदा की जो परत होती है यानी संस्तर होते हैं उसके संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना, सही कथन का चुनाव करना। तो देखिए पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ पोषक तत्व जल से संयोग ऊपरी परत जो होती है उसको का संस्तर बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे नीचे की परत जो है सबसे पहले बनती है, ये भी सही है। तो दोनों सही, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। इसके बाद भारत में जो मृदा है उसका सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो ये जो है जलोढ़ मृदा जो कि 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। ये मैदानी भाग यानी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन यहाँ पर सत्य है? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तटीय की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में भी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली जो नई जलोढ़ मृदा उसको खादर बोला जाता है और पुरानी को बांगर बोला जाता है। 3 ऑप्शन सही, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा को रेगुर कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने पहले देख चुके हैं, काली मिट्टी इसका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से किन राज्यों में जो है काली मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र वाला मुख्य रूप से क्षेत्र देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत हम देखें तो गुजरात वाला क्षेत्र देख सकते हैं, और कुछ भाग आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश वाला, ना कि पंजाब वाला। पंजाब ये गलत होगा, 1, 2 और 3 सही होंगे, 1, 2, 3 यानी कि हम देख सकते हैं दूसरा नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वाली जो मृदा है काली मृदा, कौन सी विशेषता काली मृदा से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर काली मृदा लंबे समय तक नमी रोकती है, बिल्कुल सही है। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की अधिकता होती है, ये गलत है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे ओनली एक यानी कि केवल एक यहाँ राइट आंसर है, ए नंबर का। इसके बाद लाल मृदा का जो रंग है, लाल होने का कारण क्या है? तो ये देखिए इसमें लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यहाँ पे जो है लाल मृदा का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे आंसर बताना सही। तो देखिए लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टान होती है, बिल्कुल सही। लाल मृदा जलयोजित होने पर जो है पीली दिखाई देने लगती है, बिल्कुल सही। तो दोनों हमारे सही है, सी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन लेटेराइट मृदा के संबंध में सत्य नहीं है? सत्य नहीं यानी कि पहले सही देखना पड़ेगा। तो यह मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल सही। ये बहुत ही अपेक्षालित मिट्टियाँ है, ये भी बिल्कुल सही है। ये मृदा प्रायद्वीप के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। परंतु ये मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ है, ये गलत है, पर्याप्त उपजाऊ नहीं है, ठीक है। तो डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये लेटेराइट मृदा काजू की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। लवणीय मृदाओं में किन खनिज पदार्थों का अनुपात अधिक होता है? लवणीय मृदा में जो होता है देखिए सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तीनों होते हैं, यानी कि उपयुक्त तीनों इसके सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कौन से कथन यहाँ पर सत्य है देख सकते हैं। देखिए लवणीय मृदा शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों में और अनुपूओं में पाई जाती है, सही है ये। डेल्टा प्रदेशों में समुद्री जल के भरने से लवणीय मृदा के विकास को बढ़ावा मिलता है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी नंबर का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? तो ये देखिए बहुत अधिक सिंचाई अगर होगी तो यहाँ पे जो कृषि योग्य भूमि है वो कैसी हो जाएगी? लवणीय हो जाएगी, ठीक है। किसका उपयोग करके मृदा की लवणता और क्षारीयता की समस्या का समाधान? ये हमने अभी देखे थे, जिप्सम। जिप्सम इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से क्षेत्र जो है पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? तो यहाँ देखिए निम्न वर्षा युक्त क्षेत्र, ये गलत है। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता, ये सही है। बाकी हिमपात वाले पर्वतीय क्षेत्र गलत है, इनमें से कोई नहीं गलत। तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें पीट मृदा के विकास के लिए भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता उपयुक्त क्षेत्र है। मृदा अवकर्षण का तात्पर्य क्या है? मृदा अवकर्षण का हमने तात्पर्य देखे थे, जिसमें मृदा की उर्वरता का ह्रास होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। मृदा अपरदन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही आंसर का चुनाव करना। पवन और जल मृदा अपरदन के 2 शक्तिशाली कारक है, बिल्कुल सही। समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद परत अपरदन होता है, ये भी सही है। अवनलिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। इसके बाद उत्खाद भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है? तो हमने देखे थे अभी, अवनलिका अपरदन जो है इसका मुख्य कारण है उत्खाद भूमि के निर्माण के लिए, ठीक है। बी नंबर का राइट आंसर होगा। मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव है, मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव क्या होंगे? नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी, बिल्कुल सही। नदियों घाटियों के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आना, ये भी सही। मृदा की उर्वरता में कमी, ये भी सही, यानी कि तीनों सही है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर 1, 2, 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित है? तो ये देखिए हम देख सकते हैं वेदिका कृषि, ये गलत है। झूम कृषि इसका सही है, ठीक है। वन उन्मूलन, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये गलत है। तो 2 और 3 सही है, 1 और 4 गलत है। हमको पूछा क्या गया था? ये संबंधित यानी सही आंसर पूछा गया था। तो सी नंबर का राइट आंसर यानी 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उपाय मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकते हैं? तो देखिए ढालों की कृषि योग्य जो खुली भूमि है उस पर खेती को रोकना, ये सही है। उसके बाद अति चराई को नियंत्रित करके, ये भी सही है। स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करके, तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होंगे, जिसके कारण मृदा संरक्षण प्रभावी हो सकता है। इसके बाद मृदा निर्माण के संबंध में जो है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना, सही कथन का चुनाव करना। तो देखिए मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, तो ये भी सही है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस जो है निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। उच्च अवध तुंगता और मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है, ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर है, तीसरा गलत है, ठीक है।
उच्चवत तुंगता जो है ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी जो विधि है वो हम देखें तो उस पर जो है मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो ये देखने को मिलेगा हमको बेदी का फॉर्म, सी नंबर का राइट आंसर होगा। पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि यहाँ पे अपनाई जाती है, तो ये समुच्च रेखीय जुताई जो होती है वो मृदा अपरदन को रोकने के लिए अपनाई जाती है पहाड़ी एरिया में। इसके अलावा नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना और सही कथन का चुनाव करना। तो रेगुर मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की अधिकता पाई जाती है, गलत। काली मृदा में जल धारण करने की क्षमता, ये सही है, अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति चूना तथा सिलिका के निक्षालन से होती है, ये भी सही है। तो देखिए 2 और 3 सही है, एक गलत है, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर है। और रेगुर जो मिट्टी है वो उसका महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है, यहाँ नाइट्रोजन फास्फोरस कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, कपास के लिए सर्वाधिक होती है। निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। जलोढ़ मिट्टी गन्ना धान गेहूं के लिए उपयुक्त होती है, सही। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि खादर नए नए पोषक तत्व हर समय बाढ़ आने पर आते रहते हैं और बांगर पुरानी मिट्टी होती है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी नंबर का राइट आंसर है। तो इस प्रकार हमने मृदा से संबंधित ओवरव्यू देखा और उससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशन ग्रुप में भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में अगर प्राप्त करना, पीडीएफ वगैरह, लेक्चर वगैरह, तो आप सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से।